सबसे पहली टिप तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दुनिया भरोसा नहीं करेगी आप पे। दुनिया भरोसा नहीं करेगी, वो गिराने की भरपूर कोशिश करेगी। कामयाब नहीं होंगे तो हंसेगी, हो जाएंगे तो कामयाब रहने नहीं देगी। तो खुद पे भरोसा करना इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। हमारे साथ आज मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, जिनका नाम देश के कुछ चुनिंदा मोटिवेशनल स्पीकर्स में शामिल है, जिन्होंने अपने विचारों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करोड़ों की फैन फॉलोइंग है। तो आइए स्वागत करते हैं जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और युवाओं की खास पसंद सोनू शर्मा से। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। आपसे पहला सवाल, इतने लंबे संघर्ष के बाद आप आज जो कामयाबी आपने पाई, तो कितने साल की ये तपस्या है और किसी को कामयाबी पाने के लिए कितने साल अपनी लाइफ में सही टाइम जो झोंकने चाहिए एक तरह से, वो क्या टाइम होगा? मुझे करीब ऐसा मान के चलिए कि 23-24 साल हो गए। 98 आई डिड माई ग्रेजुएशन और 98 के बाद फिर मैं तब से सड़क पर ही हूँ। कोई 24-25 साल का सफ़र है सड़क के ऊपर धक्के खाने का। और जो शुरुआत के किसी भी यूथ के 5 से 6 साल होते हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अर्ली स्टेज ऑफ एफर्ट्स है ना, जो जब वो कॉलेज पास करता है या कभी पहली अपनी जॉब में जाता है या कोई पहला बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी पैसा कमाने का पहला एक्टिविटी शुरू करता है, तो पहले 5 साल जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो ऐसा ही है कि जब आप बहुत बड़ा मकान बनाना चाहते हैं तो जो शुरुआत की नींव है, जो बेस, जो फंडामेंटल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पहले 5 साल उसकी ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी की ज़िंदगी उसकी आराम से निकल जाती है। और पहले 5 साल अगर उसकी ज़िंदगी मौज मस्ती वाली है तो बाकी की ज़िंदगी फिर संघर्ष भरी रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले 5 साल बहुत संघर्ष होना चाहिए। तो वो कौन सा टाइम था जब सोनू शर्मा को ये लगा कि लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है? कोई ऐसी बात जो वो तो पहले दिन से पता था कि पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन करके घर पहुंचा 98 में, तो पढ़ाई लिखाई में तो मेरा वैसे ही बहुत हाथ टाइट था। तो जब पापा को बड़ी उम्मीद थी कि मैं इकलौता लड़का हूँ कि कुछ करेगा ज़िंदगी में, और मैं उनकी हर उम्मीद पे पानी फेर ही रहा था पिछले कई सालों में। तो जब मैं ग्रेजुएशन करके घर पहुँचा तो मुझे याद है अभी भी कोई 24-25 साल हो गए। तो बहुत मुश्किल से बला टली हमारी। तो हमने पापा को डिग्री दिया कि फाइनली पापा हम पास हो गए, खुशियाँ मनाइए, अब हम आपको डिग्री दे रहे हैं, आप हमारे को कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए। तो ही स्माइल्ड, ही वेंट टू द रूम, केम बैक आफ्टर 5-10 मिनट्स। कुछ कागज़ थे उनके हाथ में, उन्होंने मेरे हाथ में दिए। तो मैंने बोला, पापा ये क्या है? तो बोला, हम पे 5 लाख का कर्जा है जो तुझे उतारना है, ये हमारी तरफ से तुझको ग्रेजुएशन का तोहफा है। तो वो जो पहला स्टार्टिंग थी ज़िंदगी की, तो वो स्टार्टिंग कर्जे के साथ शुरू हुई 98 में, 25 साल पहले। तो आप समझ लीजिए कोई 20 साल का लड़का रहा होगा, और आज से कोई 25 साल पहले ये अमाउंट बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम परिवार में पिता, माता, पत्नी, किसका आप मानते हैं? सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है परिवार में जॉइंट फैमिली का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो वो संयुक्त परिवार का है। कि हम लोगों का जॉइंट फैमिली है। मेरे चाचा जी, उनकी बेटियाँ, मेरी चाची जी, हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो वो सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा है, जो आजकल के टाइम में लुप्त होता जा रहा है। सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस हैं वो बहुत बड़े हैं। और वो तब पता चलते हैं जब आप कभी ज़िंदगी में किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, या टफ़ टाइम आता है ज़िंदगी में, तब बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ जो आपको बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कामयाबी में कहते हैं कर्म बहुत काम करता है, उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन अगर देखा जाए, और आशीर्वाद बड़ों का, ये कितना मैटर करता है खासकर आपके लिए? बहुत मैटर करता है। मैं तो अपने वीडियोज़ में भी और लोगों से बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपके फादर, आपके मदर आपको लेकर खुश नहीं है ना, तो आप दुनिया में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया जीतने निकले हो लेकिन घर से हारे हुए हो तो बात बनेगी नहीं। सबसे पहले तो जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनको खुश करना बहुत ज़रूरी है। वो खुश हो जाते हैं तो दुनिया खुश कर लेनी आसान होती है। लेकिन मालूम चलता है कि दुनिया तो जीतने निकल गए, लेकिन अपने घर के संबंध ही लोगों के ठीक नहीं हैं। तो एक व्यक्ति की, सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी और जवाबदेही आप किसको किसको मानते हैं? परिवार को, समाज को, देश के प्रति भी मैं तो देखो, मैं तो सबसे पहला ये मानता हूँ, मैं तो पर्सनली मेरे को ये लगता है कि जो आपके फादर मदर है ना, उनको लेकर आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे ज़्यादा होनी चाहिए।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम पैदा किया है उन्होंने, पाल पोस के बड़ा किया है, 17, 18, 20, 21 साल खिलाया पिलाया है, खून पसीना एक किया है, और बहुत कुछ ऐसा किया है जो माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक, तो सबसे बड़ी जवाबदेही तो उन्हीं की तरफ है यार, कि वो आपके काम से खुश हैं कि नहीं हैं, उनको आपको देखकर प्राउड होता है कि नहीं होता। जब वो आपके बारे में बाज़ार में किसी से कुछ सुनते हैं तो उनकी आंखें झुकती हैं या उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि यार कोई हमारे बेटा या बेटी के बारे में ऐसी बात कर रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो फादर मदर है ना, उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहीं ऐसा भी कहा कि असली कामयाबी तो वो है जिस दिन आपकी औलाद यानी आपकी संतान ये कहे कि मुझे अपने पिता जैसा बनना है। हाँ, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ यार कि आजकल बच्चों से पूछो तो आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा अमिताभ बच्चन। बाप जैसा कोई नहीं बनना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपने बाप में रोल मॉडल ढूंढ लें। वो पैसा ना भी हो आपके पास, पैसे से मतलब नहीं है, मतलब वो बाप को देख के उनको लगना चाहिए कि इंसान हो तो ऐसा यार। हो सकता है पैसे ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो परवरिश कर रहा है, जिस तरीके से टाइम दे रहा है अपने बच्चों को, और जिस तरीके से उनका टेक केयर कर रहा है, उनको लगना चाहिए यार कि अगर बाप हो तो ऐसा हो। इसके पास पैसे तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो जिस तरीके से हमको पाल पोस रहा है, कुल मिलाकर वो रोल मॉडल है हमारा। रोल मॉडल हो। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, और पढ़ाई से जुड़ी हुई एक और बात है सीखने की प्रक्रिया, वो मैं बाद में बात करूँगी। पहले आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, जस्ट ब्रीफ में। मैं 12th तक तो एक ही स्कूल में था हमारे फरीदाबाद में, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक स्कूल था, दयानंद पब्लिक स्कूल, और 95 में हम लोगों ने 12th किया। फिर उसके बाद DAV कॉलेज चले गए, फिर हम लोग चले गए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहाँ M.Com करने के लिए। आधी अधूरी करी, फिर मन छूट गया, फिर आके जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि काम में घुस गए, तो फिर सड़क पे उतर गए पैसा कमाने की होड़ के अंदर। तो मतलब ये तो साफ हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी डिग्रियाँ हो तो इंसान नहीं, कामयाब मतलब हो। ऐसा नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं बोलता कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ एक पैमाना नहीं है। मतलब मैं अगर ऐसा बोल दूं कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी ही नहीं है तो भी गलत होगा, लेकिन ये सिर्फ एक पैमाना नहीं है। मैं ये भी बात बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है भाई, मान लेते हैं लोग एग्जांपल देते हैं कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कामयाब हो गए, ऐश्वर्या राय पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन कामयाब होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया। हाँ, उन्होंने तो बच्चों को पढ़ाया है ना। जितने भी लोग का एग्जाम्पल लोग देते हैं कि धीरूभाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन कामयाब हो गए, लेकिन क्या उन्होंने बच्चों को पढ़ाया? तो जवाब है हाँ। अगर उनको यही लगता कि बिना पढ़ाई के ही कामयाब हो जाता है तो बच्चों को काहे को पढ़ाते? तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर नहीं भी है तो ये पैरामीटर नहीं है। बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हो रही है पढ़ाई बहुत अच्छी बात, नहीं हो रही, नहीं मन लग रहा, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो हुनर की बात करें अगर, सीखने की प्रक्रिया, क्योंकि हुनर हर किसी में अपना अपना हुनर होता है और जितना वो निखारता है वो उसी क्षेत्र में अच्छा करता है। तो एक तो पहली बात कि घर से ही माँ बाप को ये जानना कि हमारे बच्चे का क्या हुनर है, और किसी भी बच्चे को खुद भी ये पता होना कि हम किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ सीखने की जो प्रक्रिया है वो कामयाबी की तरफ जाती है। आप कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा सा इस पर ब्लंट हूँ। जब कैंपस प्लेसमेंट होता है, जब कंपनीज आती हैं कैंपस में हायरिंग करने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज के एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन मार्केट के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो उनकी हायरिंग नहीं हो पाती उस लेवल के ऊपर, क्योंकि 90% बातें स्कूल कॉलेज में वो पढ़ाई जाती हैं जो ज़िंदगी में काम नहीं आती, और 90% बातें जो स्कूल कॉलेज में काम आती हैं वो ज़िंदगी में, जो 90% बातें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती वो काम आती हैं, असल ज़िंदगी में उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो करिकुलम बहुत अच्छे लेवल पे चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि मैं अभी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ अटैच हूँ, वहाँ जाके मैं पढ़ाता हूँ, मैं सॉफ्ट स्किल ही पढ़ाता हूँ वहाँ पर बच्चों को, कि मार्केट में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको एकेडमिक्स में तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, खूब बढ़िया पढ़ाइए, लेकिन सड़क पे जब आप उतरेंगे तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ जाके पढ़ाता हूँ उनको। तो वो बच्चा जब सीखता है ना, और जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता होता है यार, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उसको टफ नहीं बनाते। मुझे ऐसा लगता है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उसको ऐसा बनाते हैं कि तू जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा तेरे पास AC केबिन होगा, तू बेल बजाएगा, पीएन तेरे लिए चाय कॉफ़ी लेकर आएगा, 4 लोग तुझे सलाम ठोकने के लिए बैठे होंगे। मैं चाहता हूँ उसको ऐसी कहानी ही ना समझाई जाए, उसको ये समझाया जाए कि जब तू कॉलेज से निकलेगा 5 साल बेटा तेरी बहुत पिटाई होने वाली है, तू बहुत सड़क पे रगड़ा खाएगा, तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी बाजार। वो उसको मेंटली पहले से ही प्रिपेयर कर देना चाहिए कि पहले 5 साल यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, ताकि जब वो मार्केट में जाए तो उसको सरप्राइज़ ना हो। होता क्या है कि वो सोच के तो कुछ और जाता है,
और जब बाजार से उसका आमना सामना होता है तो बाजार उसको अपना असली शक्ल और रूप दिखा देता है, तो उसको लगता है यार ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि यार जिंदगी बहुत शानदार होगी, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है मेरे साथ। 60 में से 2 ही कामयाब हो रहे हैं। तो डिप्रेशन आता है, फिर उसको उसकी सारी आरजुएं टूट जाती हैं, फिर वो परेशान हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसको एक बात के लिए तैयार करें कि लाइफ आसान नहीं है, ठीक है। You have to work very hard. हाँ, आपने एजुकेशन में सिस्टम में आपने बदलाव की जो बात कही, तो स्किल एजुकेशन और ख़ासकर अभी इनोवेशन का ज़माना है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, आगे बढ़ रहा है देश, तो आपको लगता है कि भारत सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लाई है, जो सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है खासकर स्किल को लेकर, तो क्या कुछ ऐसे की पॉइंटर्स हैं जो आप बताना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मुझे पर्सनल लगता है, जो हम अभी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोगों में बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है बिकॉज उनको कम्युनिकेट ही नहीं करना आता प्रॉपरली। जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए कोई आता है बाहर से, तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने आप को, वो इतना डर जाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। माँ बाप का भी प्रेशर होता है पीछे से, क्योंकि माँ बाप ने कोई 6-7 लाख रुपए लगाए होते हैं, उसके एडमिशन के ऊपर खर्च कर दिए होते हैं। साथ साथ उसको वो देखता है कि किसी और का प्लेसमेंट हो रहा है, मैं तो नहीं रह जाऊंगा कहीं, तो वो बोलने में तकलीफ होती है उसको, अपनी बात रखने में तकलीफ होती है उसको। कम्युनिकेशन एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बच्चा अपनी बात को एक्सप्रेस कर सके। दूसरी बात, कम्युनिकेशन के अंदर ही बहुत सारे बच्चे आज ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं देखता हूँ कि जब इंग्लिश में बात नहीं कर पाते तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, और सामने वाला अगर अंग्रेजी में उससे 2 सवाल पूछ लेता है कैंपस प्लेसमेंट के दौरान, तो वहीं हथियार डाल देता है, उसको लगता है यार मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा टाइप्स। बहुत ज़रूरी है कि उसकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है ना, उस पर बहुत काम किया जाना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर चला जाएगा। हमारे देश में शिक्षा में 2 तरह के बच्चे निकलते हैं, जो प्राइवेट या पब्लिक स्कूल से बच्चे निकलते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को देखिए, और जो सरकारी स्कूल से। तो आपको एक, क्योंकि समान शिक्षा की बात होती, तो आपको लगता है ये जो बैलेंस है ये कैसे बिठाया जाए, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी की जाए, उस पर कैसे काम किया जाए, इस पर थोड़ा सा अगर आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकर कुछ ज्ञान देंगे। देखो, बहुत सारे लोगों का एक मानना है कि एजुकेशन और हेल्थ सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। सब लोगों का ये मानना है। जितने भी बड़े लोगों से आप पूछेंगे, मिलेंगे, तो वो कहेंगे कि इसमें इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, तो किसी के लिए ज़्यादा और किसी के लिए कम, बिकॉज उसके पास पैसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़ों पे अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। तो हेल्थ और एजुकेशन वो सिर्फ सरकार की तरफ से ही प्रोवाइड की जाए, सब बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें, सबका इलाज एक जैसा ही हो, तो ही एक तरीका है कि सब लोग को बराबर मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। बहुत सारे बच्चों को तो प्रिविलेज है, अब तो इसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और सरकारी स्कूलों और कॉलेज की हालत तो किसी से छुपी है नहीं, वहाँ टाट लगा के बच्चा पढ़ रहा है, मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, तो क्या तो पढ़ेगा और क्या उसका फोकस होगा और क्या उसका माइंडसेट होगा। अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन सच यही है, सच ये है। और हम और आप जिस परवरिश से आते हैं जहाँ से, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर भी देखी है कि जब यूपीएससी की तैयारी करने बच्चा आता है या किसी कंपटीशन की तैयारी, तो वहाँ हर घर से एक ही जगह पर आकर के बच्चे बैठ जाते हैं। वहाँ उस बच्चे के मन में जो सवाल उठ रहे होते हैं, जो थोड़ा अपने को कमज़ोर पाता है, चाहे वजह जो भी रही, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाया, तो वहाँ उन बच्चों को आप कैसे, क्या आप सीख देते हैं उन युवाओं को कि कैसे वो उस चीज़ से कंपटीशन में आगे बढ़ें और उससे निकलें? मैं एक बात जानता हूँ, आप शतरंज की बिसात का थोड़ा सा सोचें, 2 मिनट के लिए आप सोचें कि शतरंज में क्या होता है। शतरंज में जो पहली पंक्ति होती है उसमें हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, और आपका ऊंट होता है, आपका राजा और रानी होती है, बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक, इनके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है शतरंज के अंदर। और दूसरी पंक्ति में प्यादे होते हैं, ठीक, जिनमें उनके मुकाबले बहुत कम ताकत होती है। तो एक ही शतरंज की बिसात है, कुछ लोग बहुत ताकतवर हैं और कुछ लोग कंपैरिजन में कमज़ोर हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि खेल के अंत में हाथी हाथी ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहता है, ऊंट ऊंट ही रहता है, राजा रानी ही रहते हैं। लेकिन प्यादा जो सबसे कमज़ोर होता है, उसमें वो ताकत होती है कि वो 6 कदम चलकर अपने आप को राजा रानी में कन्वर्ट कर सकता है। ये ताकत प्यादे को ही दी है भगवान ने, कि ठीक है उसको कमज़ोर ज़रूर बनाया है, लेकिन उसमें संभावनाएं हैं कि वो राजा रानी हो सकता है सिर्फ 6 कदम की दूरी पर। हाथी हाथी रहेगा, वो राजा नहीं हो सकता, वो घोड़ा नहीं हो सकता, ऊंट ऊंट ही रहेगा, राजा रानी ही रहेंगे, वो बदल नहीं सकते। लेकिन प्यादे में वो पॉसिबिलिटीज़ हैं
कि वो 6 कदम चले तो वो राजा रानी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ बार बार, आपका जन्म गरीब परिवार में पैदा हुआ, ये आपकी नियति थी, लेकिन आपकी मौत आपके हाथ में है कि आप जब जाएं तो आप ऐसा सक्षम परिवार छोड़ के जाएं कि आपके बच्चों को ये लगे कि नहीं यार, पैदा तो हमारे पिताजी गरीब परिवार में होते, लेकिन गरीब परिवार छोड़ के नहीं गए। हमारी नियति है ना कि हम अब पैदा होना तो हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जब जाएं तो किस दिशा में जाएं, किस तरीके से जाएं, ये तो आपके मेरे हाथ में है ना। आप अपने करियर के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि 2001 से 2024 ये जो लंबी जर्नी है, इसमें जो चुनौतियाँ, खास चुनौतियाँ रहीं, वो क्या रहीं? बहुत चुनौतियाँ थी, चुनौतियाँ थी, अभी तक चुनौतियाँ ही हैं। वो दिख रही है आपकी जड़ता और सहजता से। सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जब हम सड़क पे उतरे मार्केट में काम करने के लिए, तो उम्र तो बहुत कम थी, और कम उम्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग आपको समझते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब जो पता है हमको ही पता है। तो दिल्ली एनसीआर में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग मिले हमारे को। बुद्धिजीवी से मेरा मतलब ये है कि उनके पास हर बात का जवाब था कि बेटा हमें मत बताओ, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है, हमारे बाल सफ़ेद ऐसे ही थोड़ी ना हो गए। ऐसे ऐसे डायलॉग हमको खूब सारे होलसेल में क्या कहते हैं मिले सुनने को। तो उनसे टकराना बड़ा मुश्किल काम था, उनको अपनी बात समझाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जैसे जैसे मैं उनके बीच में गया तो मुझे एक बात समझ में आई कि इनके डायलॉग और इनके बैंक बैलेंस मैच नहीं कर रहे। ये डायलॉग के हिसाब से तो उनको आरबीआई का गवर्नर होना चाहिए था, इतनी अकल नॉलेज इसको है, लेकिन इसका बैंक बैलेंस कुछ और बोल रहा है। तो मुझे मालूम चला कि इनके पास नॉलेज तो है, एग्जीक्यूशन नहीं है। खाली नॉलेज होने से आपको पैसा नहीं आता, आपको उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। आपके पास दुनिया भर का ज्ञान है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, तो वो ज्ञान आपके लिए एसेट थोड़ी लायबिलिटी है। तो मुझे वहाँ से लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि सिर्फ जानकारी होने से कुछ होता नहीं है। आपके पास कम जानकारी है और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय आपने 100 किताब पढ़ रखी है और आप कुछ कर नहीं रहे। लक्ष्य जो है वो सही होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए, रास्ता पता होगा तभी सही पहुंच पाएंगे। हाँ, और आपको इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आना हुआ आपका? क्योंकि आज तो आप उस नेटवर्क मार्केटिंग से ही जुड़े हैं बाय प्रोफेशन, तो इस फील्ड में कैसे आना हो गया? मुझे मेरा एक फ्रेंड ले गया था फिक्की ऑडिटोरियम, मुझे अभी भी याद है। फिक्की में एक ऑडिटोरियम था, अब तो खैर वो तोड़ ताड़ दिया शायद उन लोगों ने। तो कोई 30 रुपये का टिकट था किसी प्रोग्राम का। तो मैंने बोला मैं तो पैसे दूंगा नहीं, तेरे को देने पड़ेंगे मेरे पैसे। तो उसने बोला मैं तेरे पैसे दे दूंगा, तू चल तो सही एक बार। तो वो ले गया मुझे वहाँ पर। तो मैं कोई पीछे वाली रो में कहीं मुझे उसने बिठा दिया। तो जब मैं गया तो 600-700 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो मैंने पहली बार तो 600-700 लोगों को एक साथ किसी ऑडी के अंदर बैठा हुआ देखा। तो कोई अंग्रेज़ था वहाँ पर, कोई फॉरेन की कंपनी थी बाहर की शायद। तो कोई अंग्रेज़ था, जब वो आया स्टेज के ऊपर तो लोग बड़े सारे ताली वाली उनके लिए बजाने लग गए। सीटियाँ थी उनके पास, उन्होंने विसल करना शुरू कर दिया। बड़ा रिगार्ड, रिकॉग्निशन, बड़ी इज्जत उस व्यक्ति को मिलने लगी। तो मैं पीछे बैठा सोच रहा था कि काश मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन हो सकता है कि हमारे लिए भी कोई ऐसी ताली बजाए, सीटी बजाए। तो वहाँ से एक क्या बोलते हैं वो स्पार्क पैदा हुई कि यार ऐसा ज़िंदगी हो तो बड़ा अच्छा लगेगा यार, कि कोई हमारे लिए भी कभी ताली बजाएगा। अभी तो गाली दे रहे हैं सब लोग। तो वहाँ से एक छोटा सा स्पार्क पैदा हुआ कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कि जब मैं स्टेज पे जाऊँ तो मेरे लिए भी कोई ताली बजाए, मेरे लिए भी कोई सीटी बजाए, मुझे भी कोई पहचाने। तो मुझे लगा कि ये एक रास्ता है जहाँ से ये चीज़ें हो सकती हैं, पैसे भी आ सकते हैं, और ये इज़्ज़त वाला जो डिपार्टमेंट है ये भी अच्छा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, इज़्ज़त की बात की कि लाइफ में आप क्या मानते हैं असली कामयाबी क्या है? सम्मान, पैसा, रुतबा, या देखो पैसा बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है। इज्जत भी ज़रूरी है, लेकिन पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा लेकिन साथ साथ किस तरीके से कमाया जा रहा है ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा होना इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आपने पैसा कैसे कमाया वो ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। अब पैसा तो वो भी कमा रहा है जो क्या कहते हैं गुटखा पान तंबाकू बेच रहा है। पैसा वो भी कमा रहा है जो किताबें बेच रहा है। ठीक, दोनों ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ये तय होगा कि जो गुटखा पान तंबाकू जैसे प्रोडक्ट बेच रहा है वो ज़्यादा ही पैसे कमाता होगा शायद उनसे जो किताब बेच रहा है। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैसा कैसे बना रहे हैं। आपके पास कम पैसा है, मुझे ज़्यादा चलता है, बजाय आप किसी के लाइफ में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और आपको सुनकर, आपको देखकर उसको कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ ज़िंदगी में बड़ा सोचने का मन कर रहा है। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं बहुत सारे काम कर लेता, अगर आज भी मैं बहुत सारी चीज़ों को मना कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा। अगर मैं वो कर लेता तो 500-700 करोड़ रुपए मैं फालतू ही कमा लेता जितना मैंने कमाया, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को मना किया कि मैं ये चीज़ें कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। ठीक है। तो पैसे के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है
कि वो कैसे कमाया जा रहा है। हम दर्शकों को आपकी नेटवर्थ नहीं बताएंगे और आपसे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, बताने लायक कोई है भी नहीं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि संस्कृति और मूल्य, क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारतवासी होने के नाते आप, क्योंकि आप कई देशों में गए होंगे, आपने देखा होगा कि कामयाबी तो होती है लेकिन जो मूल्य, जो संस्कृति यहाँ पर बच्चों में डाली जा सकती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम उससे कहीं अलग हुए हैं, कहीं ना कहीं भटके हैं। तो क्या बच्चों को सीख देंगे आप और कितना ज़रूरी है जिससे कि आप कहीं खड़े हो तो लगे कि नहीं ये भारत का बच्चा है, ये भारतवासी है, वो छाप जो है वो छूटनी चाहिए कामयाबी के साथ साथ। ग्रेटिट्यूड, अगर कोई एक शब्द आप मुझसे पूछें इसका जवाब में तो मैं कहूँगा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड उन लोगों के लिए जिनकी वजह से आप कामयाब हुए जीवन के अंदर, अपने माँ बाप के लिए, अपने टीचर्स के लिए, ख़ास तौर पे देश के लिए। तो वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी ताकि आप और मैं ऐसे बात कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने फादर मदर के प्रति ग्रेटिट्यूड, और जिस रिलीजन में आप पैदा हुए उस रिलीजन के प्रति ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड अगर आपके साथ साथ चलता रहता है तो पैर हमेशा ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन जिस दिन ग्रेटिट्यूड आपकी ज़िंदगी से माइनस हो जाता है उस दिन डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। जिस दिन आपको ये लगता है कि मैंने कर लिया, मैंने बड़ी मेहनत करी, मेरे जैसा कोई नहीं है, जिस दिन ये मैं शब्द ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है, बाकी चीज़ें ज़िंदगी से धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड। आभार ज़रूर व्यक्त करें, बहुत ज़रूरी है। कथनी और करनी, आप कहते हैं कि कथनी और करनी एक होनी चाहिए, हालांकि मेरा भी यही मानना है 100% एक और यही वजह है कि ऐसे लोगों के मतलब कहीं ना कहीं विरोधी ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन अब जैसे फ्रॉड बहुत हो रहा है, आप देख रहे हैं हर लेवल पे, और शायद बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो सच पूरी तरह से तो नहीं, 1-2% झूठ भी बोलना ज़रूरी पड़ता है, लेकिन ज़्यादा जो परसेंटेज है झूठ बोलने का वो बहुत ग्राफ बढ़ गया है। आप जब किसी से मिलते हैं तो आपको खुद ही आकलन करना पड़ता है। तो वो कथनी और करनी की बात सबसे, कहते हैं कि अगर आप अनुभवी हैं तो आप किसी को परखना सीख जाएं, तो उसके लिए क्या आप कहेंगे, क्या टिप देंगे? और सोनू शर्मा अगर किसी से मिलते हैं तो उसको कैसे परखते हैं कि ये बंदा सच्चा है या झूठा है, और इसकी बहुत सारे पैरामीटर हैं वैसे तो किसी को भी चेक करने के, ये सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक वर्ड है अंग्रेज़ी में जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन, और कथनी और करनी से मैं इसको कैसे जोड़ता हूँ, मैं वो इसको ऐसे जोड़ के दिखाता हूँ कि आपने किसी को कुछ कहा और पूरा नहीं किया, ये हो गया कथनी कही और करा कुछ और। लेकिन ये दूसरी बात है, मैं इससे भी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि आपने अपने आप को कुछ कहा, वो किया कि नहीं किया। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाएं, रोज़ किताब पढ़ें, रोज़ वॉक पे जाएं, रोज़ कर रहा हूँ, ये डिसिप्लिन है। नहीं, मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। कि आपने कमिटमेंट की और उसको पूरा कर दिया, ये है डिसिप्लिन। और वो कमिटमेंट किसी और को नहीं, खुद से, कि आप अपने आप को वादा करते हैं कि आज के बाद मैं ये नहीं करूँगा। आप अपने आप से वादा करते हैं कि रोज़ सुबह 6 बजे उठूंगा। आप अपने आप से वादा करते हैं कि 6:30 बजे अगर मैंने अर्चना जी को टाइम दिया है तो 6:35 से पहले यानी 6:25 पे वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैंने अगर आपको वादा किया है कि मैं 15 तारीख को आपकी पेमेंट जो बकाया थी वो लौटा दूंगा, तो 15 का 16 तारीख नहीं होगा। मैंने अगर आपको अपने बच्चे को वादा किया है कि शाम को 6 बजे चॉकलेट लेकर घर आऊंगा, तो लेकर जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ये काम नहीं करते उनकी विश्वसनीयता होती है। छोटा कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं रेजोल्यूशन लेने का जरूरत नहीं है जिंदगी में। छोटी छोटी बातें जो आप अपने आप से करते हैं, अपने आसपास के लोगों से करते हैं, बस उसको पूरा करना शुरू कर दीजिए, कहानी बहुत बदल जाएगी। बहुत कम है क्या, आप किसी को 3 बजे टाइम देते हैं तो आप 4 बजे पहुंचते हैं, ट्रैफिक का बहाना लेते हैं, दुनिया भर की कहानियां सुनाते हैं, गलत है। दिक्कत क्या है हमारे देश में, 3 बजे का टाइम देके 3 बजे पहुंचना बेवकूफ़ी हो गया है। फिर वो कहते हैं आपको तो पता ही है जी, भारत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को अगर 1 साल के लिए डिसिप्लिन कर दिया जाए तो दुनिया में हमको कोई हरा नहीं सकता, 1 साल के लिए सिर्फ। और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है जो लोग समझते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट, चाहे वो किसी और से की जा रही है, चाहे वो खुद से की जा रही है। आपने बेटी को बोला शाम को 6 बजे आऊँगा और 8 बजे आके उसको कोई कहानी सुना रहे हैं, ऑफिस में था, मैं तो बिजी हो गया था, मैं तो क्या करता। छोटी सी बात थी, आपने कमिटमेंट पूरी नहीं की। आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे आपके बारे में आप ही की इमेज बना लेता है कि झूठा आदमी है, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। आपने माँ को बोला सुबह 6 बजे मंदिर ले जाऊँगा, उठे नहीं, कहानी सुना दी माँ को, थका हुआ था बहुत। खुद की डिग्निटी पे फर्क, आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपका वैल्यू धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। जिस दिन आप कोई बड़ी बात बोल देते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड खुद ही आपके विरोध में खड़ा हो जाता है कि तू नहीं कर सकता, तू झूठा आदमी है, तू बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो आपकी कोई ऐसी आदत है जिसको आपने छोड़ा हो और आपको लगा हो कि ये नहीं होनी चाहिए थी मेरी,
और आपका क्या लाइफ स्टाइल है, उसमें क्या विशेष चीज़ें हैं जो? मेरी कहानी बहुत सिंपल है। मैं बहुत ही सीधा सरल इंसान हूँ। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई आदमी कुछ सीख सकता है तो वो है कि टाइम पंक्चुअलिटी। मैंने आज तक अपने जीवन में कहीं लेट नहीं हुआ। मैंने अगर आपको 3:30 बोला था तो मैं 3:25 में यहाँ था। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया कि ट्रैफिक था जी, अरे तो आधा घंटा पहले निकलता है, तो उनको पहले सोचना चाहिए था कि ट्रैफिक हो सकता है। ठीक, मेरी टीम जो मेरे साथ काम करती है उनको पता है कि सोनू सर ने 2 बजे बोला है तो ये 1:50 में वहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है। सोनू सर ने आज तक अपनी ज़िंदगी में 20 साल में हज़ारों फ्लाइट पकड़ी होंगी तो आज तक मिस नहीं करी। मैं एयरपोर्ट पे 1.5 घंटा 2 घंटे पहले पहुंचने वाला इंसान हूं। मैं भागते हुए आज तक नहीं पहुंचा एयरपोर्ट पे। मैं कभी कभी 4 एयरपोर्ट भी एक दिन में देखता हूं, फिर भी मैं बहुत आराम से वो सब काम कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपका खुद पे ही अगर कंट्रोल नहीं है तो आपका बाजार पे कंट्रोल कैसे होगा? जिनके साथ काम कर रहे हैं उन पे कंट्रोल कैसा होगा? आपको खुद पे कंट्रोल करना तो सबसे आसान है ना। इसमें आपको किसी के पास जाना नहीं है, किसी को ऑर्डर नहीं देना। बिल्कुल ठीक बात है। तो 5 वो कौन से टिप्स जो आप बहुत सारी टिप्स हैं, केवल 5 बिल्कुल 1 वर्ड्स में? सबसे पहली टिप तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दुनिया भरोसा नहीं करेगी आप पे। दुनिया भरोसा नहीं करेगी, वो गिराने की भरपूर कोशिश करेगी। कामयाब नहीं होंगे तो हंसेगी, हो जाएंगे तो कामयाब रहने नहीं देगी। तो खुद पे भरोसा करना इस दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। देखो, अगर आप दुनिया आप पे भरोसा नहीं कर रही ना और आप अपने पे भरोसा कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप अपने पे भरोसा नहीं कर रहे और दुनिया भरोसा कर रही है कि ये कर लेगा, वो काम बनता नहीं है। तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि आपको खुद पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं बनाया है, सबको बराबर ही बनाया, बस विश्वास की बात है। द डे यू डिसाइड इन योर ओन सेल्फ कि मैं कुछ बड़ा करने ही आया हूँ। देखो, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है और विश्वास का एग्जाम्पल है कि साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, फॉरेन करेंसी में कमाते थे, ज़िंदगी बहुत सेट थी। ठीक, द डे ही बिलीव, जिस दिन उनको लगा कि मैं छुटमुट करने के लिए नहीं आया हूँ, उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी पे। यानी सुबह पे कोई आदमी मोहनदास करमचंद गांधी हो सकता है, शाम होते होते महात्मा गांधी में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी ताकत है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कि वो सिर्फ सोचे और सुबह कुछ और हो और शाम होते होते कुछ और हो सकता है। साउथ की बस में टिकट बेचने वाला लड़का जिस दिन सोचता है कि मैं बस में टिकट बेचने के लिए थोड़ी ना पैदा हुआ, फिर रजनीकांत का जन्म होता है। आप समझने की कोशिश करना। तमिलनाडु के किसी गांव में अखबार बांटने वाला लड़का जिस दिन सोचता है कि मैं ये करने के लिए नहीं आया, फिर APJ अब्दुल कलाम पैदा होते हैं। ऐसे न जाने कितनी अनगिनत कहानियां हैं। जब लोगों ने खुद पे भरोसा किया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गए फ्रॉम A to A+। तो आपके अंदर वो सब ताकत है। जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं इससे बड़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आज शाम को कुछ और हैं आप और रात होते होते आप अपने बारे में एक नया विचार लेके आते हैं कि नहीं यार, मैं तो अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था, एक्चुअली तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद के ऊपर भरोसा। अगर खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, दुनिया आपको सब कुछ दे दे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इतने कामयाब हो गए, लेकिन सहजता, जड़ता और सरल स्वभाव ये जो आता है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था आपका कि आप जा रहे हैं और एक हैंडीकैप्ड आपके पीछे आपका फैन होगा कोई, तो आप उसके साथ ज़मीन पे बैठ गए। ये चीज़ जो है ना, ये क्योंकि कहीं ना कहीं एटीट्यूड तो आ ही जाता है। ज़मीन पे बैठ जाए तो अच्छा है, भगवान ने बिठा दिया तो बहुत तकलीफ होगी। मैं इसलिए खुद बैठ जाता हूँ कि वो ना बिठाए। आखिरी सवाल आपसे कि सोनू शर्मा कोई एक स्पेशल कोई शौक रखते हैं? दर्शक जानना पहले चाहते हैं। बहुत शौक थे मुझे, अब तो सारे ख़त्म हो गए धीरे धीरे। व्यस्तता इतनी है कि अब समय नहीं मिलता बहुत सारी चीज़ों को। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, मुझे घूमने का बहुत शौक था मतलब वो अभी भी है, लेकिन अभी भी मेरा घूमना बहुत होता है। लेकिन अभी घूमना बड़ा लिमिटेड सा हो गया है। एयरपोर्ट से होटल पहुँचे, सेशन किए, होटल से एयरपोर्ट आए, मतलब यही एयरपोर्ट होटल, होटल एयरपोर्ट, ये ज़िंदगी हो गई है। एक्सप्लोर करना का बहुत शौक था कि दुनिया देखें, घूमें, लेकिन वो अभी फ़िलहाल तो पूरा नहीं होता दिख रहा। थैंक यू सो मच। तो ये हैं सोनू शर्मा जी, जिनको आपने सुना और इन्होंने हमें अपने अनुभव साझा किए। तो देखा आपने कि इनकी संघर्ष की कहानी और अनुभवों को कैसे इन्होंने बखूबी हमारे सामने रखा, जिसका असर हम सभी पर, खासकर उन युवाओं पर पड़ने वाला है जिनकी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सोनू शर्मा के बोलने की कला और उत्साह से भरे विचारों ने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय बना दिया है। सोनू जी, आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसद टीवी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए।